जैन साथियों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। ज्योग्राफी में हमने शुरू कर दिया है पृथ्वी और अक्षांश देशांतर खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर लेके चलने वाले हैं जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, मतलब पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। किस तरीके से पृथ्वी के अंदर जाने पर अलग अलग घनत्व, अलग अलग क्वालिटी की चट्टानें और लेयर्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे पृथ्वी को हम मेनली 3 परतों में बांटते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला एक क्रस्ट है, यानी भूपर्पटी, जहां पर हम खड़े होते हैं। फिर उसके नीचे चलेंगे तो मेंटल होता है और उसके नीचे जाएंगे तो कोर होता है। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने इसको केमिकली रूप से अलग अलग करके रखा हुआ है, मतलब सियाल, सीमा, निफे। ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं सियाल, नीचे वाले इस पार्ट को, सबसे ऊपर तो क्रस्ट होता है जहां पर हम खड़े रहते हैं, ठीक है, ये यहां पर हम लोग क्या है, खड़े रहते हैं क्रस्ट से, जो जमीन है। इसके नीचे क्या है, सियाल, नीचे क्या है, सीमा, फिर क्या है, निफे। सियाल क्यों कह रहे हैं दोस्तों? कारण ये सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। यह बहुत ही मात्रा में यहाँ पाया जाता है ऊपर वाली परत में। जैसे आप अंदर जाना शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ये हाल है। यानी 0 से 100 किलोमीटर तक का ये क्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। फिर उसके नीचे हम चलते हैं तो सियाल शुरू हो जाता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक का है, ठीक है। ये जो क्या हो गया, ये सियाल हो गया। अच्छा भैया, सियाल किन चीजों से मिलकर बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद बारी आती है सीमा। सीमा में क्या है? सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम। अब देखिए होता क्या है, SiAl, SiAl है ना, हो गया ना सियाल। फिर SiMa यानी कि सीमा। और नीचे जाएंगे तो सिलिका की मात्रा कम हो जाएगी और भारी तत्व ज्यादा मिलने वाले हैं, जैसे निकिल और फेरस, आयरन, ठीक है, फेरियम, फेरस, आयरन, Fe। भारी चीजें नीचे होंगी, देखिए NiFe हो गया, निफे। जैसे जैसे जमीन से अंदर जाएंगे किसकी मात्रा घट रहेगी? सिलिका की। और क्या चीज नीचे बढ़ने लगेगा? भारी चीजें, जैसे कि आयरन। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझ जाएंगे तभी समझ पाएंगे ज्वालामुखी में होने वाले जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट का निकलने वाले जो चट्टानें बन रही हैं, यानी अगला चैप्टर जिसका है रॉक्स, वो तभी आप समझ पाएंगे जब इसको समझ पाएंगे। फिर आप समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक को, फिर हम समझेंगे ज्वालामुखीयता को, वोल्केनिज्म को, और उसी दौरान हम पढ़ लेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप को। दोस्तों, ये तो रहा केमिकली किस तरीके से बांटा गया। अब जरा हम बात करते हैं असल में क्या तरीका है इसका। देखिए, जहां हम खड़े हैं, ये नीचे जो मोटी जमीन दिखाई दे रही है, ये जमीन है, कितना मोटा? लगभग 100 किलोमीटर मोटी। नीचे चली जाएंगी 100 किलोमीटर मोटा। ये पूरा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट। इस क्रस्ट पे क्या पाया जा रहा है? देखिए, एक तो सागर पाया जा रहा है और दूसरी तरफ जमीन पाई जा रही है, देख रहे हैं। इसी क्रस्ट पर कुछ जगह पर सागर होता है ना हमारे यहाँ, देखिए पूरे अर्थ को, कुछ जगह पर महाद्वीप है, कुछ जगह पर महासागर है। तो भैया कुछ जगह पर महासागर है, कुछ जगह पर क्या है? जमीन है, स्थलखंड है। और इसके नीचे आप देखेंगे कि ये असल में टिका किसके ऊपर है? जिस जमीन पर, उसे आप क्या कह रहे हो? क्रस्ट कहते हो। यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा क्या कहला रहा है? ये क्रस्ट कहला रही है। पूरा क्या मोटा सा पटपटी क्रस्ट कहलाती है, जो ये क्रस्ट आपको दिखाई दे रहा था। फिर नीचे चलते हैं दोस्तों, यहां पर आइए, जो ये यहां से लेकर के यहां तक, मतलब यहां से लेकर के, यानी क्रस्ट के नीचे से लेकर के यहां तक क्या कहलाता है? पूरा यहां तक, ये यहां तक, ये पूरा इलाका 2900 किलोमीटर की गहराई। ये गहराई कौन सी है? यहाँ पर 2900 किलोमीटर की गहराई आ गई है। इसको क्या कह रहे हैं? मेंटल। क्या कहते हो? मेंटल। अब मेंटल को कितने पार्ट में बांट दिया? 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, एक पार्ट ये रहा, इसको लाइन हमने खींच दी। एक इसका ऊपर वाला, यानी ये जिसको आप क्या कह रहे हो? अपर मेंटल कह रहे हो। और ये नीचे वाला जिसे आप क्या कहेंगे? लोअर मेंटल। इसे क्या कहेंगे? लोअर मेंटल। और दोनों के बीच में एक क्या होगी? विसंगति होगी, एक लाइन होगी जो इन दोनों क्या कर रही होगी? अलग हो कर रही होगी। इसका नाम क्या है? रेपिट। इसका नाम क्या है? रेपिट विसंगति, ठीक है। अब इस पे नहीं चलना है। अब देखो, आपने देखा सबसे ऊपर क्या था? कोर। सबसे ऊपर देखिए, ऐसे समझिए, ये रही पृथ्वी को, मान लीजिए ये रहा पृथ्वी, ठीक है, और ये रहा पृथ्वी का केंद्र। अब हमने एक ऐसे आर्क मारा, इस तरीके से काट करके इसको बाहर निकाल लिया। आओ बाहर निकाल लिया ऐसे। जब निकाला तो जानते हो पृथ्वी कितने परतों में थी? 3 परतों में, 1, 2 और बाहरी परत 3।
ये परत क्या कहलाती है? सियाल। ये परत क्या कहलाती है? सीमा। और ये नीचे वाली परत क्या कहलाती है? नीफे। यही है ना, सियाल, सीमा, नीफे। अब जब इस टुकड़े को बाहर निकाल लिया तो सबसे ऊपर क्या है भैया? इसे क्या कह रहे हो? क्रस्ट। क्या कह रहे हो? क्रस्ट। कितना किलोमीटर है? लगभग 100 किलोमीटर है। फिर यहाँ से अब ये यहाँ क्या है भैया? फिर यहाँ पर है मेंटल, और फिर नीचे क्या है? कोर। ये पूरा क्या है? कोर। मेंटल को कितने भागों में बांट दोगे? 2 भागों में। कोर को भी 2 भागों में। ठीक, इस तरीके से बटा हुआ है। तो हम शुरू कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या शुरू कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी कैसी संरचना है? ये आंतरिक संरचना है। कैसे है? ये बाहर, फिर अंदर की लेयर और उसके अंदर की लेयर। पृथ्वी 3 लेयर में बटी हुई है। जैसे जैसे अंदर जाओगे भारी चीजें अंदर होंगी, हल्की चीजें ऊपर होंगी। ठीक है, तो ये परत क्या कहला रही है? सियाल। ये क्या कहला रही है? सीमा। और ये क्या कहला रही है? नीफे। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, नीफे एंड फेरियम। आपका क्या हो गया? आयरन। अब हमने क्या किया? इसको यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और काट लिया जाए इसको इस तरीके से। ऐसे हमने काट लिया, इसको बाहर निकाल लो ऐसे। इसको बाहर निकाल लिया तो ऊपर वाला क्या कहला रहा है? 100 किलोमीटर तक का क्रस्ट कहलाता है। क्या कहला रहा है? क्रस्ट, भूपरपटी जिसे आप कहते हो। फिर यहाँ से शुरू हो गया, इसके नीचे क्या शुरू हो गया? मेंटल शुरू हो गया। इसके नीचे क्या शुरू हो गया? मेंटल। ठीक है, ये क्या शुरू हो गया? मेंटल। लेकिन इस मेंटल की खास बात कि ये 2 पार्ट में बटा है। अच्छा, कोई लाइन ऐसी होगी जो अलग करती होगी किसको? इस मेंटल को अलग कर रही है। किससे? अगर मान लीजिए ये मेंटल है, ऊपर क्रस्ट है, तो बीच में ये लाइन है ना, तो ये लाइन है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्रस्ट को मेंटल से जो अलग कर रहा है उसे क्या कहते हैं? यानी ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो किसको अलग कर रहा है? क्रस्ट को मेंटल से, उसको कहते हैं मोहोवेसिक। आसान थे, मोहोवेसिक साइंटिस्ट से उन्होंने इसको खोजा। ठीक है, और मोहो का नाम आ गया चट्टान के, उसमें हार्डनेस में भी आप सुनेंगे, स्केल होता है उसकी हार्डनेस को नापने के लिए। तो मोहोवेसिक डिसकंटिन्यूटी इसे कहा जाता है। अच्छा भाई, ये भी मेन चल रहा है। फिर यहाँ से लेकर के ये पूरा मेंटल मान लीजिए हो गया। अभी हम बीच में मेंटल बांटते ही नहीं है, ये पूरा मेंटल हो गया। यहाँ तक हो गया मेंटल, ये हो गया पूरा कोर और क्रस्ट। अब चलते हैं कोर की तरफ, यानी ये इलाका क्या है? पूरा कोर। ये क्या है? कोर। अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन, ये किसको किसको अलग कर रही है? मेंटल को कोर से अलग कर रही है। इसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग भैया ने खोजा होगा, इसलिए इसका नाम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी रख दिया गया। ठीक है, ये मेन है। देखिए, क्रस्ट को जो मेंटल से अलग कर रहा है उसे क्या कहते हैं? मोहोवेसिक। जो मेंटल को कोर से अलग कर रहा है उसे क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। मगर एक चीज और यहाँ जान लीजिए कि भैया सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। तो वो क्या है? खुद क्रस्ट 2 भागों बटा हुआ है। खुद क्रस्ट, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो उसको जो अलग करती है लाइन, जो ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको जो अलग करे लाइन, इसका नाम क्या है? कोनार्ड। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा अंदर चल रहे हैं। अभी तक आपने इसे पढ़ा, क्रस्ट को मोहोवेसिक से मेंटल से अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मोहोवेसिक। ठीक है, तो खुद क्रस्ट 2 भागों बढ़ गया, तो उसको लाइन कौन अलग कर रही है? कोनार्ड। फिर अब ये इलाका कौन सा है? नीचे कौन सा शुरू हो जाएगा? मेंटल शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ ये पूरा मान लीजिए मेंटल हो गया, मान लीजिए ये पूरा मेंटल का इलाका है, ये पूरा मेंटल का इलाका है। तो सबसे पहले ये वाली जो लाइन आ गई जो अलग कर रहा है क्रस्ट को मेंटल से, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे मोहोवेसिक। क्या कहोगे? मोहोवेसिक डिसकंटिन्यूटी, मोहोवेसिक डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल भी 2 तरीके से, क्योंकि ऊपर का मेंटल थोड़ा पिघला हुआ है, लेकिन नीचे का मेंटल टफ है, ठोस है, क्योंकि नीचे दबाव ज़्यादा है। तो उसको भी 2 भाग में बांट दिया। किसको बांट दिया हमने 2 भागों में? मेंटल को। मेंटल 2 भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ गया।
ये कौन सा मेंटल हो गया? अपर मेंटल। ये कौन सा मेंटल हो गया? लोअर मेंटल। लोअर मेंटल। अब कहोगे सर फिर ये कौन सी लाइन है? हाँ भैया, ये एक लाइन है जो दोनों को अलग कर रही है। अपर मेंटल लोअर मेंटल को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रैपिड। ठीक है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, फिर बात आती है इसकी, यानी ये तो पूरा कोर हो गया। अब अगला नंबर किसका आएगा? कोर का आएगा। तो ये तो और ज्यादा डेंस होता चला जाएगा, मगर ये भी दो भागों में बटा है, क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट, जैसे इसका ऊपर वाला पार्ट, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट हल्का सा कैसा था? द्रव्य रूप में, ऐसे ये भी थोड़ा सा सेमी लिक्विड कंडीशन में आपको मिलेगा। कौन सा? कोर का ऊपर वाला पार्ट, लेकिन नीचे वाला पार्ट एकदम ठोस मिलेगा, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। तो देखिए, इसको भी अलग कर लेते हैं, अपर कोर लोअर कोर। एक हो गया अपर कोर और एक हो गया लोअर कोर। तो फिर वही चीज, ये थोड़ा सा क्या है? हल्का सा, इसकी तुलना में उतना डेंस नहीं है, सेमी लिक्विड। तो ये जो लाइन है, जो पहले इस लाइन की बात करते हैं, बताइए ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो कि लोअर मेंटल को अपर कोर से अलग करती है। देखा जाए तो पूरा मेंटल को कोर से अलग करने वाली लाइन कौन सी थी? तो याद है ऊपर अभी मैं नाम बताया, गुटेनबर्ग। देख रहे हैं आप? गुटेनबर्ग जो मेंटल को क्या कर रहा है? कोर से अलग कर रहा है। तो नाम क्या है इसका? गुटेनबर्ग। क्या नाम दे रहे हैं? गुटेनबर्ग, क्योंकि इन्होंने खोजा था इसे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गुटेनबर्ग। लेकिन अभी जैसे कि दोनों ये भी अलग अलग हैं, इनकी क्वालिटी, ये कम डेंस है, ये ज़्यादा डेंस है। आप देखेंगे सेमी लिक्विड में ये बहुत ठोस है, तो दोनों को अलग करने वाली एक लाइन है, इसका नाम क्या है? तो जिसने खोजा था उसके नाम पर नाम क्या है? लेहमैन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछता है मिलान के लिए, कभी कभी पूछता है कि कोर और मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, इस विसंगति को क्या कहते हैं? तो भैया तो उसका नाम आप जानते हैं, गुटेनबर्ग। ऐसे ही अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली रेखा को क्या कह रहे हैं? रैपिड जोन। ठीक इसी तरीके से मोहोवेसिक अशांत जो किसको किसको अलग करता है? तो मोहोवेसिक अशांत क्रस्ट को किससे अलग कर रहा है? मेंटल से, और खास करके अपर मेंटल से। ठीक, ऑप्शन अगर आपको कोई पूछ ले इस तरीके से कि भैया आप मुझे बताइए कि किसमें मोहोवेसिक अशांत किसको अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोनार्ड या क्रस्ट को मेंटल से, दूसरा क्रस्ट को अपर मेंटल से, तीसरा मेंटल को कोर से। बताइए तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा क्रस्ट को अपर मेंटल से, क्योंकि अपर मेंटल भी ऑप्शन में दिया हो। अगर अपर मेंटल नहीं सिर्फ मेंटल दिया होता और कहीं कुछ ना लिखा होता अपर मेंटल, तब मेंटल सही हो जाता। क्यों पढ़ना पड़ता है हमें ये सब चीजें? भैया नाम अगर अलग अलग हैं तो क्वालिटीज भी अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? अगर नाम अलग अलग हैं तो क्वालिटीज भी अलग अलग होंगी। ठीक है, आप ऐसे समझिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर, कितना परसेंट वॉल्यूम है पूरे अर्थ का? 0.5%। इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 83%। इसका 16%। ठीक इसी तरीके से कभी आपसे ये बोले कि डेंसिटी क्या है, जानते हैं इसकी डेंसिटी मैक्सिमम कितनी चली जाती है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है डेंसिटी, इसकी डेंसिटी। और इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी ऊपर अलग नीचे अलग, लेकिन फिर भी 3 से लेकर के ये चलता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ऊपर रहोगे तो कम रहेगा, नीचे जाओगे डेंसिटी क्या होती है? बढ़ते बढ़ते अंत में कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। फिर इसमें 16% भले वॉल्यूम पूरे अर्थ का, इसलिए 6 का है जानते हैं डेंसिटी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा है। कितना है? 13 है ना। तो आप देख रहे हैं, अब पूरे अर्थ का आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी क्या है तो क्या आंसर बताएंगे? ये तो अर्थ के लेयर का बता दिया गया कि इतना वॉल्यूम है, इतना डेंसिटी है। क्रस्ट का वॉल्यूम 0.5% पूरे अर्थ का, इसलिए 6 का, इससे ज़्यादा नहीं है। और डेंसिटी उसका 2.7 के आसपास पड़ जाती है। ये डेंसिटी भी कोनार्ड के हिसाब से 2 भागों में बढ़ती है, लेकिन वो आपको नहीं जानना है। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं मेंटल की। तो मेंटल कितना परसेंट वॉल्यूम? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर 6 का है तो वो कितना है? अर्थ का 83% अकेले मेंटल लेके बैठा हुआ है। ठीक है, ये है क्रस्ट और ये है मेंटल और ये है कोर। तो कोर ने कितना परसेंट लिया है? 16%, लेकिन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है 13। अगर आपसे पूछता है कि पूरे अर्थ की डेंसिटी बताइए तो क्या बताएंगे? तो आप बताते हैं पूरे अर्थ की डेंसिटी है 5.5। ठीक है, पूरे अर्थ की डेंसिटी कितनी बताते हैं? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जबकि अलग अलग लेयर का अलग अलग परसेंटेज है यहाँ पर। अच्छा,
मैंने कहा कि डेंसिटी अलग है तो इसका मतलब है क्वालिटीज़ अलग होंगी, मतलब नीचे भारी चीज़ें हैं, ऊपर हल्की चीज़ें। और ये भारी चीज़ें भी कुछ जगहों पर आप देखेंगे तापमान क्या हो रहा है, तापमान ज़मीन के अंदर जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है हर 32 मीटर की गहराई पर अंदर जाने पर। और ये रेशियो भी अलग अलग है, यहाँ पर ये रेशियो है, इसके नीचे जाओगे तो अलग रेशियो और ज़्यादा भी होने लगता है। और आप देखेंगे कोर में आते आते तो तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जितना कि सूर्य के बाहरी परत में पाया जाता है। और कुल ये 6371 किलोमीटर की गहराई है, 6371 किलोमीटर। यहाँ से आता कितना हो गया, 6371 किलोमीटर। अब देखिए मैंने कहा अलग अलग गुण हैं और आप गहराई कितनी चले जा रहे हैं, जरा सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर। और मनुष्य अभी तो क्रस्ट के अंदर यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया, बस यहीं तक हमने खुदाई की है अभी तक, यानी 12 किलोमीटर ही आज तक मनुष्य अंदर जा पाया। तो इतनी जानकारी कहाँ से मिल गई, क्वेश्चन है ना, कितनी जानकारी कहाँ से आ गई भाई, कैसे हुआ ये सब चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें दो स्रोतों से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे है, जबकि हम तो गए ही नहीं अंदर, तो जानते हैं वो पता चलता है। एक तो ज्वालामुखीयता से, वॉल्केनिज्म से, और दूसरी स्रोत क्या है भैया, भूकंपीय तरंगे, सिस्मोग्राफ, जो आप सिस्मोलॉजी में पढ़ेंगे, भूकंपीय सिस्मिक वेव्स के बारे में, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी होगी। और उससे पहले एक छोटी सी बात और जान लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक क्या है। ये प्लेट टेक्टोनिक वेबनर का जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, डिपेंड कैसे कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक पर। असल में होता क्या है कि यहाँ जो आप क्रस्ट देख रहे थे ये जो आप क्रस्ट देख रहे थे, ठीक है, इस कुछ परपटियाँ हैं, क्या हैं, पट्टियाँ हैं कुछ इस तरीके से मोटी मोटी, है ना। अब इनके ऊपर ये रहा महाद्वीप, ये रहा महासागर, ये रहा महासागर, ये रहा महाद्वीप, ऐसे से पूरा बना हुआ है। और नीचे ये एस्थेनोस्फीयर है, इसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर, इसको क्या कहते हैं आप इस इलाके को, हाँ मेंटल है तो मेंटल शुरू हो गया, लेकिन ये ऊपरी मेंटल है, वो भी ऊपरी मेंटल का भी ऊपरा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। मैग्मा चैम्बर के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और लो वेलोसिटी जोन भी कहते हो इसे, और क्या नाम जानते हैं, मैग्मा चैम्बर। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। देखो भैया ऐसा है, एस्थेनोस्फीयर असल में पिघली हुई चट्टानें यहाँ पर है, ठीक। मैंने कहा तापमान नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप जान रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मोटा हो गया, 100 किलोमीटर, उससे ज़्यादा ही होगा, 400 किलोमीटर मान लीजिए, फिर भी 100 किलोमीटर मान के चलिए। अब जब बताइए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जा रहा है, ठीक है, कितना मीटर गहराई पे जाने पर, 32 मीटर की गहराई में जाने पर, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जा रहा है। अब सोचो कितना अंदर जाना है, 100 किलोमीटर, तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद चट्टानें कैसी हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। और क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही, घूम रही है, तो इसमें क्या होगा, संचलन होगा कि नहीं होगा। जैसे एक आपने गुब्बारा लिया पानी का, उसको घुमाया, तो पानी कैसे है, आगे पीछे छूटेगा ना, कभी आगे चला जाएगा, कभी पीछे छूटेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रहा होता है। और ये एक नाव की तरह काम करता है, सॉरी एक सागर की तरह काम करता है, पानी की तरह काम करता है, नदी की तरह काम करता है ये पूरा इलाका, जिसके ऊपर तैर रही होती हैं ये परपटियां, जैसे ये और ये एक प्लेट कहेंगी। अब क्या कहलाएंगी, ये प्लेट कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से एक लहर चली, ऐसे करके ऐसे, इसको अगले ग्राफ में समझते हैं। एस्थेनोस्फीयर, अच्छा लो वेलोसिटी जोन क्यों कहते हैं, मैं बताऊंगा। लो वेलोसिटी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यहाँ भूकंपी तरंगे एंट्री मारती तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। उसके बाद इसको मैग्मा चैम्बर क्यों कहते हैं, तो मैंने बताया मैग्मा मतलब पिघली हुई चट्टान यहाँ पूरी भरी हुई है, इसलिए इसको मैग्मा चैम्बर कहा जा रहा है। और लो वेलोसिटी जोन क्यों है, ये भी क्लियर हो गया। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, प्लेट, यहीं पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो वेगनर का सिद्धांत है। और प्लेट, देखिए प्लेट को आप ऐसे ही समझते हैं, और ग्राफ पे भी मैं आपको समझाता हूँ। ग्राफ पे जरा देखिए, इसको कुछ याद आया, क्रस्ट
ठीक, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर, इनर कोर, ठीक, सियाल, सीमा, निफे। और एक चीज जो आपसे छूट रही थी, हाँ, जो ये आपका क्रस्ट है ना, जो ये आपका क्रस्ट है ये जो आपका क्रस्ट है, इनमें क्या चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है? सियाल तो ठीक है, चलो सियाल, सीमा, निफे की बात हो रही, ये क्या ज्यादा पाया जाता है? नंबर 1 पे वही जिससे हम जिंदा हैं, वो क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? सी से याद करिए, सिलिका। क्या है? सिलिका। दूसरे नंबर पे क्या है? आप पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिका, और अगला है एल्युमिनियम। 3 को क्रम से याद रखिए। सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है इस क्रस्ट पर? पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही, पृथ्वी की बात करोगे तो पूरी पृथ्वी को गिना जाएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा जोड़ना पड़ेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रस्ट की। ये ऊपरी भाग पर क्या ज्यादा आपको मिलने वाला है? तो पहली बात तो वही जो सबसे ज्यादा है हमारी जिंदगी के लिए जरूरी, वो है ऑक्सीजन। दूसरा है सिलिका, और तीसरा क्या है? सिलिका को ऐसा ही सिलिका। तीसरा क्या है? एल्युमिनियम। उसके बाद वही जो हमारे खाने में जरूरी होता है, जैसे कि आयरन है। फिर उसके बाद बारी आती है कैल्शियम की। तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा क्या पाया गया? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्या पाया गया? सिलिका। तीसरे नंबर पे क्या पाया गया? एल्युमिनियम। उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, इतना क्रम आपको याद रखना होगा। याद करने का ट्रिक दे रहा हूं। आप देखिए, पहले तो देखिए ओशियन। ओशियन मतलब क्या होता है? समुद्र होता है ना। तो देखो, ओ मतलब ऑक्सीजन, सी से बना सिलिका, सी सिलिका, और ए एन मतलब बात किसकी हो रही? एल्युमिनियम, है ना। इस तरीके से याद करना। उसके बाद ओशियन में क्या मिलता है हमें वहां पे जो चीजें हैं, जो घासें हैं, उनको जब खाया जाता है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा 2 चीजें मिलती हैं। एक तो आयरन मिलता है, दूसरा उसमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। ट्रिक देख रहे हैं आप? ओशियन में क्या मिल रहा है आपको? आयरन और कैल्शियम। तो ओशियन, ओ मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पहले नंबर पे, सी मतलब सी से क्या निकल रहा है? सिलिका, और ए एन मतलब ए आ रहा है एल्युमिनियम, ए एन एल्युमिनियम। फिर क्या मिल रहा है? आयरन और कैल्शियम। तो दोस्तों ये हो गया। अब जरा मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? प्लेट के बारे में। देखो भैया, ये प्लेट का सिस्टम होता क्या है? मैंने कहा कुछ इस तरीके से परपटियां पड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर नीचे से मैग्मा चैम्बर है पूरा। यहाँ नीचे क्या है? मैग्मा है, पिघली हुई चट्टानें हैं, और इनमें मूवमेंट होता है, अभी मैंने बताया। और ये नीचे से कहाँ जा रही होती है? ऊपर की तरफ लहर चलती है। इसमें क्या होता है कि लहर ऐसे चलती है, नीचे से गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, नहीं, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। मतलब समझिए, ये रही 2 प्लेट मान लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ तक कर लीजिए, पास कर लीजिए, और ऐसे कर लीजिए। अब नीचे से क्या आ रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? मैग्मा। ऐसे आया, ये आया, टकराया, यहाँ टकराया, और ये तो बाहर निकल जाएगा। बीच में क्या है? गैप है, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो आप जानते हैं विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी, ठीक है। मगर कुछ जगह पर देखिए क्या होता है। अब ये ऐसे एक प्लेट है, ऐसे, ठीक है, ये तो ज्वालामुखी, क्योंकि गैप पाया तो निकल गया, हॉट स्पॉट। मगर नीचे से ऐसे आया, टकराया, नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ आया, अब ठंडा हो चुका है तो वापस नीचे चला जाएगा। गर्म है, ऊपर आ रहा है, हल्का हुआ है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर आते आते इससे टकराया, अब ऊपर नहीं जा पा रहा, ठंडा हो गया, नीचे आ गया। देख रहे हैं? ऐसे लगातार चलता रहेगा ना, ऐसे ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी ना। बार बार इसको चोट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये प्लेट है, मान लीजिए ये महाद्वीपीय प्लेट है, या इसको मान लीजिए महासागरीय प्लेट है, इसको टक्कर मार रहा है ना, तो ये इसको कहाँ ले जाएगा? इधर को। और ये वाली धारा ऐसे मुड़ी तो इसको कहाँ ले जाएगी? उधर। तो ये दूसरे एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे, ये इधर चला गया, इधर महाद्वीप, महासागर, ये इधर चला गया, इधर। और बीच में अब ये जो दरार बनी, इससे क्या हो गई? आसानी से, है ना, हो गया ना, क्या हो गया? ज्वालामुखी। अब कुछ जगहों पर देखिए ऐसे ही, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई प्लेट है, इसके साथ भी यही सेम घटना घट रही है, ठीक है। तो जो ये वाली लहर है, ये इसको क्या करेगी? इधर ले आएगी, और ये वाली लहर इसको वहाँ ले जा रही है। देखिए, ये वाला इसको यहाँ ले आ रहा है, ये वाला इसको यहाँ ले आ रहा है, दोनों क्या होंगे? टकरा जाएंगे। अब मान लीजिए ये महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट। अब देखिए, ये महासागरीय यानी ओशियनिक है, और ये महाद्वीपीय है, क्रस्टल है, या कॉन्टिनेंटल है।
ये एक दूसरे के क्या आ गए, करीब आ गए। मैंने इसको नीचे क्यों किया जानते हैं, क्योंकि जब ऐसे टकराहट होती है तो ये होती है भारी, बेसाल्ट की बनी है ना, ये इसमें बेसाल्ट है ना, ये हाई डेंसिटी है इसकी, ये नीचे नीचे चलता है और इसको अपने ऊपर कर लेगा, धीरे धीरे ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ गया। अब जब नीचे आएगा तो क्या होगा, तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तापमान ज़्यादा होने के बाद फिर से ये पिघलेगी, मैग्मा होगा और ये ऊपर की तरफ चोट मारेगा और यहाँ क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। तो यही सब चीज़ें हमें पढ़नी होगी दोस्तों। अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो हमने पढ़ लिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और ये प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, प्लेटों का दूर जाना पास आना। अब इनकी वजह से होगा जो भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण। यानी और एक खास बात, यही मैग्मा जाके जब ठंडा होगा, यही मैग्मा नीचे जब आया, लावा फैल गया तो कौन सी चट्टान बन गई ठंडी होने के बाद, अग्नि चट्टान। फिर इसका अवसादीकरण हुआ तो कौन सी होगी, अवसादी चट्टान। कुछ दिन बाद ये किसमें बदल गई, रूपांतरित चट्टान। वरना अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं रॉक यानी चट्टान के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको समझिएगा, अगला चैप्टर फिर शुरू हो रहा है रॉक। धन्यवाद।